अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। अकरम ने दुकान का शटर बंद किया और हाथ में चमड़े का थैला जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें और रकम थी बगल में दबाया और दुकान के सामने खड़ी अपनी साइकिल का ताला खोला और घर की राह ली। अकरम एक छोटे से कस्बे दीवालपुर में रहता था। उसके वालिदैन अरसा हुआ इसे दुनिया में अकेला छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे। अकरम ने किसी न किसी तरह मैट्रिक करके एक पब्लिशर के पास मुलाजमत कर ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और लगन की वजह से उसने अपने मालिक के दिल में अपने लिए नरम गोशा पैदा कर लिया। मालिक उसकी ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया और इस तरह अकरम ने अपनी ईमानदारी की बदौलत अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया। दुकान के मालिक ने अपना तमाम काम उसके सुपुर्द किया और ख़ुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। अब अकरम इस दुकान का तन्हा मालिक था। उसने अपने रोज़ो शब की मेहनत से दुकान को चार चांद लगा दिए और उसका कारोबार दूसरी लोगों की निस्बत काफ़ी तरक्की करने लगा और देखते ही देखते उसका नाम शहर के बड़े पब्लिशरों में लिया जाने लगा। इन सब बातों के बावजूद उसने शहर की बजाय कस्बे में ही रिहाइश रखने को तरजीह दी थी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ उसके जानने वाले ज़्यादा थे। शहर की इसकी निस्बत शहर में रहने वाले अफराद एक दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं और इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी थी कि शहर में माहौल किसी कदर गिरदालूद और आबो हवा गंदी थी, लेकिन इसकी निस्बत कस्बे की आबो हवा और पानी साफ़ सुथरा और सेहत अफजा था। अकरम के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा लड़का 10 साल का था और उससे बिलतरतीब 2 लड़कियां थीं। कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करते थे। अगर कोई साहिब हैसियत होता तो अपने बच्चों को मज़ीद तालीम दिलाने की गर्ज से शहर का रुख करता और अगर कोई उसकी इस्तिताअत ना रखता तो वो अपने बच्चों को 5 जमातें पढ़ाकर घर में बिठा लेता। अकरम अपने लड़के को आला तालीम दिलवाने का इरादा रखता था, इसलिए इसने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर वो आगे नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश को अपने बेटे की शक्ल में पूरा कर सकता था। इसीलिए इसने अपने बेटे को मज़ीद तालीम दिलाने की खातिर शहर के एक स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल में हॉस्टल की सहूलत होने की वजह से उसने रोज़ाना आने जाने की दर्दसरी से बचने की खातिर इसे हॉस्टल में दाखिल करा दिया था। उसका लड़का हर जुमेरात की शाम घर आ जाता और एक दिन घर में रहकर वापस दूसरी सुबह शहर रवाना हो जाता। आज भी जुमेरात थी और उसका बेटा घर आ गया होगा। वो यही सोचता हुआ जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल चलाता कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क पर चला जा रहा था। सूरज दूर उफक में डूब रहा था और आसमान पर जर्दी छाई हुई थी। शाम का छुटपुटा हर सू छा रहा था। कस्बे की कच्ची सड़क के दोनों जानिब गंदम के सुनहरे खोशे हल्की हल्की हवा से लहरा रहे थे और इनके टकराने से सरगोशियां सी पैदा हो रही थीं। अकरम रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाना चाहता था। कस्बे का फासला शहर से तकरीबन 10 फरलांग रहा होगा। आम हालत में ये फासला वो आधे घंटे में तय कर लेता था, मगर आज उसे यही रास्ता तवील होता महसूस हो रहा था। उसके साथ साथ शाम के साए गहरे हो रहे थे। अभी उसने 1 फरलांग का फासला ही तय किया होगा कि रास्ते में एक किताब पड़ी हुई दिखाई दी। उसने साइकिल एक तरफ खड़ी की और तेज तेज कदम उठाता हुआ किताब की तरफ बढ़ गया और जैसे ही उसने झुककर किताब उठाने की कोशिश की तो उसकी चीख निकल गई। किताब पर एक ढांचे की तस्वीर छपी हुई थी और इस पर नामालूम ज़बान में एक मोटी सुर्खी लिखी थी। तस्वीर में एक ढांचे ने अपना सूखा सड़ा हाथ ऊपर उठाया हुआ था और उसके हाथ के साथ एक कोबरा सांप बल खाता हुआ लिपटा दिखाया गया था। वो तो ये सोचकर किताब उठाने के लिए रुका था कि स्कूल जाते हुए किसी बच्चे की गिर गई होगी, मगर अब इसे ये और ही मामला नज़र आ रहा था। पहले तो उसने किताब को यूं ही पड़ा रहने देने का सोचा, फिर कुछ सोचकर उसे उठाया और साइकिल के कैरियर के पीछे रखकर घर की राह ली। घर में उसकी तवक्की के मुताबिक उसका लड़का आया हुआ था। सब उसके गिर्द इकट्ठे हुए उससे शहर की बातें सुन रहे थे। वो मज़े ले लेकर उन्हें अपने मुतालिक बता रहा था। बाप को देखकर बेटे ने सलाम किया। अकरम ने उसके सर पर हाथ फेरकर उसे दुआ दी और साइकिल एक तरफ खड़ी करके उसने पीछे रखी किताब उठा ली। घर वालों के पूछने पर उसने इस किताब के बारे में इन्हें बताया। ये सुनकर सब खौफजदा नज़रों से इस किताब को देखने लगे। उसकी बीवी तो इस बात पर इसरार करने लगी कि इस मनूस किताब को फ़ौरन कहीं दूर फेंकाओ, मगर इसके समझाने पर उन्होंने किताब को खोल कर देखा।
किताब के औराक बोसीदा थे। ज़माने की गर्दिश के बायस उसका रंग गहरा जर्द हो गया था। इस पर स्याह चर्मी कवर चढ़ा हुआ था और सफ़ेद रंग से इस पर कुछ अल्फाज कंदा थे। इसके अंदर कुछ तस्वीरें भी बनी हुई थीं और नामालूम ज़बान में इस पर कुछ तहरीरें दर्ज थीं। कहीं कहीं किसी पैरा को सुर्ख रोशनाई से नुमायाँ करने के लिए उसके नीचे लकीर खींच दी गई थी। काफ़ी देर तक मगजमारी करने के बावजूद उसका सर पैर नज़र नहीं आया तो अकरम ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। दूसरे रोज़ उसका लड़का हामिद अपने वालिदैन से मिलकर शहर जाने के लिए घर से निकला और कस्बे के वाहिद बस स्टॉप पर आकर बस का इंतज़ार करने लगा। कस्बे की आबादी कम होने की वजह से शहर और कस्बे के दरमियान सिर्फ एक ही खटारा बस चलती थी, जिसमें वही लोग सफ़र करते थे जिनका ताल्लुक कस्बे से था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद इसे दूर से एक हेवला सा आता दिखाई दिया और फिर वाज़ेह होते ही एक पुरानी सी बस अपने पीछे धुआं छोड़ती कच्ची सड़क पर आती दिखाई दी। इसमें बराए नाम मुसाफिर थे। हामिद ने इसे हाथ का इशारा किया और बस उसके नज़दीक आकर रुकी और उसके सवार होते ही एक झटका लेती शहर जाने वाले रास्ते पर भागती चली गई। बस अभी शहर से 2 फर्लांग दूर ही होगी कि उसके ड्राइवर ने एक झटके से बस को ब्रेक लगाते हुए रोक दिया। हालांकि सामने दूर दूर तक किसी ज़ी-रूह का नामो निशान तक न था। सब मुसाफिर हैरत से ड्राइवर की तरफ देखने लगे। ड्राइवर भी अब सामने के शीशे से आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे सड़क की जानिब नजरें जमाए देख रहा था। हामिद ने इसे इस तरह नीचे देखते हुए पूछा, चचा खैरियत तो है ना, बस क्यों रोक दी? ड्राइवर ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने अभी अभी सामने सड़क पर एक शख्स को सफ़ेद कफन में लिपटे हुए देखा था और उसे देखकर ही मैंने बस को यकदम ब्रेक लगाई थी, मगर अब दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या कोई जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा। इसकी बात सुनकर बस में सनसनी सी फैल गई। बस के मुसाफिर दहशत से एक दूसरे की जानिब देखने लगे, मगर किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। फिर एक शख्स सुकूत तोड़ा और ड्राइवर से मुखातिब हुआ, पाजी मेरे ख्याल में आपको वहम हुआ होगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा। ड्राइवर ने भी सर हिलाते हुए दोबारा बस स्टार्ट की और उसे सड़क पर दौड़ाने लगा, लेकिन अभी उसने चंद कदम का फासला ही तय किया होगा कि उसका हाथ घूमा और बस तेजी से सड़क से उतरकर साइड में लगे एक पुराने बरगद के दरख्त के साथ जा टकराई। मुसाफिर जो आपस में खुशगप्पियों में मसरूफ थे यकदम एक दूसरे के ऊपर गिरे। बस का आगे का हिस्सा तकरीबन सारा तबाह हो गया था। ड्राइवर तो बस के दरख्त में लगते ही अपने खालिक हकीकी से जा मिला। बस में कुल 13 अफराद सवार थे, जिनमें से कुछ जख्मी पड़े करा रहे थे और इनमें से चंद अफराद को सिर्फ मामूली सी खराशें आई थीं। बच जाने वालों ने जख्मी अफराद को संभाला और हामिद को भी किसी ने सीट से उठाकर एक दरख्त के साए में लिटा दिया। जहाँ बहक होने वाले मुसाफिरों में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही शामिल थे। इनमें से 2-3 अफराद जिन्हें मामूली चोटें आई थीं कस्बे की जानिब दौड़ गए ताकि वहां से मदद लेकर आएं। बाकी मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठकर इनकी वापसी का इंतज़ार करने लगे। इलाके में हादसे की खबर बच जाने वाले मुसाफिरों ने पहुंचाई और तो कस्बे में कोहराम मच गया। हर कोई अपने अपने घर से निकलकर जाए हादसा की जानिब दौड़ पड़ा। अकरम अभी शहर जाने के लिए साइकिल साफ ही कर रहा था कि उसने भी बस के हादसे के मुतालिक खबर सुन ली। घबराहट में उसने साइकिल भी नहीं ली और खबरगिरी करने के लिए पैदल ही उस तरफ दौड़ गया जहां उसने हादसे के बारे में सुना था। कस्बे के दूसरे अफराद भी वहां पहुंच गए थे और मिलकर जख्मियों को उठा रहे थे। अकरम बदहवास होकर एक एक चेहरे की जानिब देख रहा था और जैसे ही उसकी नज़र एक जानिब पड़े हामिद पर पड़ी तो वो चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और उसे हाथों पर उठा लिया। हामिद के सर पर चोट का निशान था, जिसमें से खून रिस रिस कर पपड़ी की सूरत इख्तियार कर गया था और उसका लिबास खून से तर हो रहा था। वो उसे उठाए कस्बे की बाहर डिस्पेंसरी की तरफ चल पड़ा। डिस्पेंसरी में एक शख्स बैठा ऊँग रहा था। उसने जैसे ही किसी के चीखने की आवाज़ सुनी तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने से अकरम हाथों पर एक नौजवान लड़के को उठाए उसकी जानिब बढ़ा चला आ रहा था। उसने जल्दी से उसे उसके हाथों से लिया और एक तरफ पड़े लंबे मेज पर लिटा दिया। अकरम ने रोते हुए उसे तमाम वाक़या बता दिया। पानी गर्म करके रुई से उसके ज़ख्म साफ़ किए और मरहम वगैरह लगाकर उसकी पट्टी कर दी और बाद में एक इंजेक्शन लगा दिया। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, झटका लगने की वजह से उसके सर पर चोट आई है, अभी कुछ देर में आराम आ जाएगा। उसने हाथों से रबड़ के दस्ताने उतारते हुए अकरम से कहा और अकरम दिल ही दिल में उसके होश में आने की दुआएं करने लगा। और फिर वाकई कुछ देर में हामिद ने आंखें खोल दी। उसने इधर उधर देखते हुए जैसे ही गर्दन घुमाई तो उसकी नज़र अपने वालिद पर पड़ी और
वो एक झटके से उठने लगा, मगर उसके मुंह से एक सिसकारी सी निकल गई। अकरम ने तेजी से आगे बढ़कर उसे दोबारा मेज पर लिटा दिया। उसके होश में आने पर अकरम ने इससे तफसील पूछी तो उसने जो बताया तो उसे सुनकर अकरम के साथ साथ डिस्पेंसरी में मौजूद हर शख्स लरज़ गया। अकरम फौरन समझ गया कि यह हादसा इस मनहूस किताब की कारस्तानी है। उसने सहारा देकर हामिद को टेबल से उठाया और उसे लेकर घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले इस किताब को फेंकने के लिए अलमारी खोली तो यह देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं कि किताब गधे के सर से सींग के मुस्ताक गायब थी। हालांकि वो कसम खाकर कह सकता था कि उसने अपने हाथों से वो मनहूस किताब इस अलमारी में रखी थी और ताला लगाकर उसकी चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। इस सूरत में घर के किसी और फर्द का तो किताब निकालने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। उसने अलमारी को खुला छोड़ा और कमरे से बाहर आकर उसने जब घर के दीगर अफराद को किताब की गुमशुदगी के बारे में बताया तो वो सब भी हैरान और खौफजदा हो गए। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों में ही वो लोग इस किताब को भूल भाल गए, मगर एक रोज़ एक अजीब व गरीब वाक़या ज़हूर पजीर होने पर इन्हें कामिल यकीन हो गया कि वो पुरस्रार तौर पर किसी आसेबी चक्कर में फंस गए हैं। हुआ यूं कि एक रोज़ सुबह के वक्त अकरम जब सोकर उठा तो उसका बिस्तर लहू से तर था और उसके अपने कपड़े जो कभी हल्के आसमानी रंग के थे वो भी खून में गहरे सुर्ख हो गए थे। उसने घबराकर अपने घर के दीगर अफराद को आवाज़ें देकर उठाया और उसे इस हालत में देखकर उसके बीवी और बच्चे खौफ से चीखने लगे। बिस्तर पर खून फैला हुआ था, उसके अलावा इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने गुस्ल किया और दूसरे साफ कपड़े पहन लिए। उसकी बीवी ने बिस्तर धोने की खातिर उसे लपेटा तो उसके नीचे से किताब का एक सफ़ा निकला जिसका रंग गहरा जर्द था और फिर ये देखकर अकरम की सुर्ती गुम हो गई कि ये इसी मनहूस किताब का वर्क था जो अलमारी से गायब हो गई थी। सवाल ये पैदा होता था कि ये सफ़ा यहाँ किसने लाकर रखा और बाकी किताब कहाँ चली गई। सफ़े पर सांप की तस्वीर छपी हुई थी जिसका मुंह खुला हुआ था और उसमें चिड़िया भी फड़फड़ा रही थी। सांप का रंग स्याह था और उस पर धारियाँ बनी हुई थीं। आधे हिस्से पर तस्वीर थी और आधे हिस्से पर अजीब से हिंसे लिखे हुए थे। अकरम ने कागज़ को तय करके अपनी जेब में रखा और शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर उसने अपनी दुकान पर जाने की बजाय अपने एक दोस्त शबराती बाबा के पास जाने का कसद किया। शबराती बाबा मज़ाफ़ाती कॉलोनी में एक छोटे से मकान में रिहाइश पजीर थे। इनके साथ दोस्ती होने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प और यादगार था। एक दिन अकरम अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि अचानक एक फ़कीर की सदा सुनकर उसने अपना सर उठाया तो सामने एक दरवेश सूरज शख्स को खड़े पाया जो अपना हाथ फैला इससे सवाल कर रहा था। वो शुरू ही से कदरे रहमदिल वाक़या हुआ था, इसलिए उसने इस फ़कीर को अंदर बुलाकर इज़्ज़त व तकरीम से बिठाया और उसकी हाजत पूरी की। फ़कीर, जिसने बाद में इसे अपना नाम शबराती बाबा बताया, इससे कहने लगा कि वो अपनी दुकान 1 महीने के अंदर अंदर खाली करके कोई और दुकान तलाश कर ले। इसके कहने के मुताबिक इसकी छत किसी वक्त भी गिर सकती है और ये कि वो इसका इम्तहान लेने के लिए इसके पास आया था। इसने इसकी इज़्ज़त व तकरीम करके अपना नुकसान होने से बचा लिया है। अकरम ने बहस करने की बजाय दूसरे रोज़ ही अपनी दुकान खाली करके दूसरे बाज़ार में एक और मुनासिब जगह ले ली और ठीक 1 हफ्ते के बाद फ़कीर का कहना सच साबित हुआ और रात के पिछले पहर इसकी दुकान की छत एक ज़ोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई, जिसकी इत्तला चौकीदार ने उसे घर आकर दी थी। इस दिन उसने समझ लिया था कि शबराती बाबा कोई पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। इसके दिल में इनकी इज्जत और बढ़ गई और वो गाहे बगाहे उनके पास जाने लगा। उसने कई बार इन्हें कुछ रकम नजराने की सूरत में देने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि इसे इन मादी चीज़ों से शदीद नफरत है। इनका ये जवाब सुनकर उसे दोबारा हिम्मत नहीं हुई। अब अकरम दिली दिल में ये दुआ मांगता हुआ जा रहा था कि बाबा उसे घर पर ही मिल जाएं ताकि वो इन्हें तमाम सूरत हाल बताकर कोई मशवरा ले सके। थोड़ी ही देर में बाबा का घर सामने आ गया। उसने साइकिल एक तरफ खड़ी करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अभी उसने दोबारा दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि अंदर से एक चुकंदर की शक्ल का लंबूतरे चेहरे वाला शख्स जिसने सब्ज रंग का चोगा पहन रखा था बाहर निकला और उसकी तरफ देखकर उसने अकरम को अंदर की तरफ आने का इशारा करते हुए रास्ता दे दिया। अकरम उसे सलाम करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सहन में एक जानिब छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसके सामने के रुख पर 2 मटके रखे थे। कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर शबराती बाबा आलती पालती मारे बैठे हुए थे और उसके गिर्द 2-3 मुरीद बैठे थे जो इनके बाजू दबा रहे थे। सहन में एक जानिब छोटा सा कमरा बना हुआ था
जिस के सामने के रुख पर 2 मटके रखे थे। कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी जिस पर शबराती बाबा आलती पालती मारे बैठे हुए थे। उसके गिर्द 2-3 मुरीद बैठे उनके बाजू दबा रहे थे। शबराती बाबा तस्बीह हाथ में थामे झूम रहे थे। अकरम ने सलाम किया तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा और उसे पहचान गए और उसे करीब ही बिठा लिया। अकरम ने इनके हाल अहवाल पूछने के बाद इन्हें किताब मिलने से लेकर हामिद के एक्सीडेंट और अपने बिस्तर का खून से तर होने का तमाम किस्सा तफसील से सुना दिया। इस दौरान बाबा खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। अकरम चुप होकर उनकी तरफ देखने लगा। बाबा ने तमाम बातें सुनकर एक गिलास मंगवाया और उसमें पानी भरकर अपने सामने रख लिया और खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपा लिया। इनके मुरीद और अकरम खामोशी से एक जानिब बैठे इन्हें देखते रहे। वो चादर के अंदर ही अंदर कुछ पढ़ते जा रहे थे और साथ साथ हिल भी रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने चादर अपने ऊपर से हटा दी। उन्होंने देखा कि पानी का रंग खून की तरह गहरा सुर्ख हो रहा था और बाबा का चेहरा पसीने से तरबतर था। इनकी हालत यूं हो रही थी जैसे वो मीलों से दौड़ते हुए आए हों। कुछ देर तक वो सांस बहाल करते रहे, फिर अकरम की तरफ देखकर मुखातिब हुए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तमाम हालात से पर्दा उठ जाए, मगर मैं सिर्फ इस कदर ही जान सका हूँ कि जो किताब तुम्हें मिली थी वो 2000 साल पुरानी किताब है। सदियों पुरानी इस किताब का मौजू काले इल्म पर मबनी है। इस किताब के मुतालिक एक अहम बात जो मुझे मालूम हुई है वो ये कि जिस किसी के पास ये किताब होगी उसे नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। अब जबकि तुम्हारे कहने के मुताबिक वो किताब अलमारी से गायब हो चुकी है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ, इसे अपने घर में लटका देना। इंशाअल्लाह तुम्हें या तुम्हारे घर के दीगर अफराद को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये कहकर बाबा ने इसे ज़ाफ़रान से एक तावीज़ लिखकर दे दिया। अकरम ने इन्हें सलाम किया और वापस दुकान पर आ गया। सारा दिन दुकान में मसरूफ़ रहने की वजह से वो काफ़ी थक गया था। उसने दुकान क़ब्ल वक्त बंद की और घर की जानिब चल दिया। अभी वह रास्ते में ही था कि इसे अपनी जेब में सरसराहट सी महसूस हुई। उसने साइकिल रोककर अपनी जेब में देखा तो उसकी चीख निकल गई। जेब में एक नन्हा सा सांप बैठा साफ नज़र आ रहा था। अकरम ने जल्दी से जेब उलट दी। जेब में रखे पैसे और दीगर कागजात वगैरह जिनमें बाबा का दिया हुआ तावीज़ भी शामिल था बाहर निकलकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। और फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जैसे ही इसने कागजात नीचे गिराए तो वो सांप जो उसने जेब में देखा था कहीं नज़र नहीं आया और इसके साथ साथ वो तावीज़ भी सिरे से गायब हो गया था जो इसे बाबा ने दिया था। और फिर इसकी समझ में सारी बात आ गई कि ये सब धोखा हुआ है, ये सब कारस्तानी इसकी जेब से तावीज़ निकलवाने के लिए थी। बादल ने नाखास्ता उसने दोबारा घर की राह ली और जैसे ही वो गली में मुड़ा तो उसे अपने घर के सामने हिजूम नजर आया और घर में से रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से हिजूम में से चंद अफराद को परे धकेलते हुए अंदर जाने के लिए जगह बनाई और उसे देखते ही लोगों ने उसको अंदर जाने के लिए जगह दे दी। सामने चरपाई पर उसकी मंझली बेटी लेटी हुई थी और उसके गले में एक कागज़ इस तरह फंसा हुआ था जैसे ब्लेड को साबुन में फंसा दिया जाए। और फिर इसे कागज़ को पहचानने में कतई मुबालगा ना हुआ कि वो कागज़ इसी मनहूस किताब का वर्क था जिसे वो गलती से घर उठा लाया था। लोग एक दायरे की सूरत में चरपाई के गिर्द खड़े थे और किसी को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर लाश के गले से फंसे हुए कागज़ को निकाल सके। अकरम ने जैसे ही कागज़ को हाथ से पकड़कर बाहर निकाला तो खून एक फव्वारे की सूरत में ज़मीन पर गिरने लगा। इसने जल्दी से एक कपड़े का टुकड़ा लेकर लड़की के गले पर बांध दिया और इस तरह खून का बहाव रुक गया। लड़की का चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था और न जाने कब उसकी रूह कफ़न सरी से परवास कर चुकी थी। बाद में ज़रूरी रसूमात से फारिग होकर उसे दफना दिया गया। अकरम की तो रातों की नींदें उड़ गई थीं। उसे हर वक्त अपने चारों तरफ जर्द रंग के औराक उड़ते नजर आने लगे। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया। दुकान पर तवज्जो न देने की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो माशी तौर पर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। वो इस दिन को कोस रहा था जिस दिन वो इस मनहूस किताब को उठाकर घर लाया था, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अब क्या हो सकता था? इसलिए अब इस गलती का खमियाजा उसे और उसके घर के दीगर अफराद को भुगतना ही पड़ना था। एक सुबह वो सोकर उठे तो उसकी छोटी लड़की
जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल के लगभग थी, मुर्दा हालत में पाई गई। उसका चेहरा खराशों से भरा हुआ था और यूं लगता था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर खंजर से निशान बना दिए हों। और उसके साथ साथ लर्जा देने वाली बात यह थी कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सुराख बना हुआ था और जिसमें से मगज निकाल लिया गया था और एक गड़ा सा बन गया था और इस गड़े में एक कागज को मोड़कर भर दिया गया था। इसे इस हालत में देखकर इनकी चीखें निकल गई। सबसे दहशतनाक बात यह थी कि वो कागज इसी किताब का वर्क था। पल दो पल में तमाम कस्बे में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आनन फानन तमाम लोग अकरम के घर जमा होना शुरू हो गए। जो भी बच्ची को इस हालत में देखता खौफ और हैरत से सहमा सहमा दूर समझ जाता। सब लोग दिल ही दिल में अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगे। अकरम की बीवी पर गशी तारी थी। इनके लिए अपनी पहली बच्ची का सदमा ही जानलेवा था कि ये दूसरा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। अकरम की हालत सबसे ज्यादा नागुफ्ता बे थी। वो अपनी बच्चियों की अम्बात का खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। लोग इन्हें दिलासे दे रहे थे मगर वो अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे थे। अकरम दोबारा शबराती बाबा के पास भी गया लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि उन्होंने दोबारा हिसाब लगाकर देखा है मगर वो इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि बदी की ताकत के सामने इनका मामूली हासिल किया हुआ रूहानी इल्म कोई मायने नहीं रखता। इससे टक्कर लेने के लिए बड़े आमिल की ज़रूरत होगी। बदी और नेकी की ताकतें अज़ल से हैं और वो शुरू से एक दूसरे के खिलाफ कार फरमा रही हैं। बाबा का टका से जवाब सुनकर अकरम की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसलिए उसने तमाम मामला खुदा पर छोड़ते हुए चुप साध ली। मगर अब जिस तरह पे दर पे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए ये इसके लिए लम्हाए फिक्रिया था लेकिन वो मजबूर था। दुकान बंद रहने की वजह से नौबत फाका कशी तक पहुंच गई और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। कस्बे के लोगों ने कुछ रोज तक तो उनकी मदद की लेकिन आखिर कब तक। हर किसी के साथ पेट लगा हुआ था इसलिए अब तो लोग उसके मकान के नज़दीक से गुजरने से भी कतराते थे कि कहीं नहुसत के साए इन पर भी न पड़ जाएं। इस दौरान उसका लड़का हामिद जो कि शहर पढ़ने गया था वो भी माशी हालत पतली होने की वजह से फीस अदा न कर सकने की वजह से नाकाम होकर घर लौट आया। वो अपनी उम्र की 16 बहारें देख चुका था। घूम फिर कर मजदूरी ढूंढने की कोशिश की मगर कम उम्र समझकर नाकाम रहा। घर में बुरे वक्तों के लिए जो जमा पूंजी रखी थी वो कब की खत्म हो गई थी। एक रोज अकरम जिसे टीबी का रोग लग चुका था इसे कब्र तक पहुंचा कर ही दम लिया। इसकी जुदाई में उसकी बीवी भी चल बसी। इस बात का हामिद ने अपने जहन पर इतना सदमा लिया कि अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा और अब कस्बे की गलियों में खाक उड़ाता फिरता है। शायद कभी जिंदगी इससे भी रूठ जाए और वो भी अपने वालिदैन और बहनों के पास चला जाए।